इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ बग़ैर आइट्स के आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स की तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ या ग्लोबली अगर देखा जाए तो तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, मैंने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ इटली के ऊपर, जिसमें मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो कि इटली की हैं, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जो कि इटली की एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना। इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ बग़ैर आइट्स के आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स की तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ या ग्लोबली अगर देखा जाए तो तकरीबन 50+ पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर आइट्स के। और अगर नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो तकरीबन 400+ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये डिफरेंट अदारों या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से फ़ंड किए जा रहे हैं। वो मैं आपको आगे जाके डिटेल, जो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स वाली डिटेल है, मैं उसमें जाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना के हवाले से कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा प्रोग्राम्स के हवाले से, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको तमाम प्रोग्राम्स दिखाऊँगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि जो एडमिशन है वो किस बेस पर मिलता है। चूँकि इटली की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट के कितने पॉइंट्स होंगे, तो उस हवाले से भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि कौन से प्रोग्राम्स के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपने किस तरीके से देखना है, चूँकि ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। और उसके अलावा मैं बात करूँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और इसकी क्या डेडलाइन है। सो इस तरीके से मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना के हवाले से। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इटली में बग़ैर आइट्स के और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें, ना सिर्फ इटली के हवाले से बल्कि वो तमाम जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाते हैं, उस हवाले से भी मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लिहाजा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और उसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक का पेज, व्हाट्सएप का चैनल और जो टिकटॉक की आईडी है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये चूँकि पीएचडी प्रोग्राम्स हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने अपना मास्टर्स किया हुआ हो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना में तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करने वाले जो अदारे हैं उस हवाले से आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो इटली की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो अगर एग्रीकल्चर के टोटल 10 स्कॉलरशिप्स हैं तो उसमें से हो सकता है कि 3 या 4 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हो, और उसके बाद जो 7 या 6 जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें से 3 एक प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहे हों, 3 जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहे हों। यानी कि इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कह लें या डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाते हैं। यानी कि प्रोग्राम एक ही है लेकिन उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, यानी कि उसमें कुछ सीट्स जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ंड कर रही है, कुछ जो है वो कोई प्रोजेक्ट है वो कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह हो सकता है कि प्रोजेक्ट से हट कर कोई और अदारा हो जो वो फ़ंड कर रहा हो।
तो इस तरीके से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है जो बेनिफिट्स हैं। तो जो इनकी जो एडमिशन की कॉल है उसके ऊपर जो बेनिफिट्स लिखे हैं उसमें तकरीबन 17,000 से लेकर 18,000 या 19,000 यूरो पर ईयर इतना आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि माहाना तकरीबन जो है वो 1400 या 1500 कुछ इतने यूरो पर मंथ बनते हैं। तो ये बेसिकली आपको मंथली स्टाइपेंड कह लें, ये आपको मिलता है और बाकी ट्यूशन फ़ी वगैरह तो नहीं होती इटली की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो ये इस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और वो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपने देखना है कि ये जो आपका प्रोग्राम है स्पेसिफिक उसमें यानी कि कितने टोटल स्कॉलरशिप्स हैं और कितनी सीट्स जो है ना वो यूनिवर्सिटी फंड कर रही है, कितनी जो है वो दूसरे जो अदारे हैं या डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स की कैटेगराइजेशन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जब मैं डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने देखना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें जो स्कॉलरशिप्स की कैटेगरीज बनी हुई हैं उसमें से कितनी सीट्स को फंड कर रही है यूनिवर्सिटी और कितनी सीट्स को फंड कर रहे हैं डिफरेंट जो दूसरे अदारे हैं। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलोना में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। और कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी प्रोग्राम्स के लिए सेम है, लेकिन जो बाकी जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है और वो मैं तरीका आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने देखना है कि आप जिस स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए सेम है उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, यानी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, उसके साथ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। तो इस तरीके से ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए सेम है और हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स के लिए इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ना भी चाहिए हों। और वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं आपको 3 चीज़ें बल्कि 4 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। नंबर 1 आपको दिखाऊंगा जो इससे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने किस तरीके से देखना है कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं उसमें से कितने फ़ंड जो है वो यूनिवर्सिटी कर रहा है और कितने जो दूसरे अदारे हैं वो कर रहे हैं। नंबर 1 ये आपको दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम्स हैं वो दिखाऊंगा, यानी कि जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि तकरीबन 50 के आसपास जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की जानिब से। उसके बाद थर्ड नंबर पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपने किस तरीके से देखना है, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। उसके बाद चौथे नंबर पर मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी में ऐसे होता है कि उसमें पॉइंट्स होते हैं हर डॉक्यूमेंट के, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम है उसके लिए आपको अगर सीवी चाहिए, उसके अलावा आपको जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो चाहिए, तो इन दोनों के स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे। हो सकता है कि 10-10 पॉइंट हो सकता है एक के 15 हों, दूसरे के 20 हों, यानी कि इस तरीके से मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन होगी तो फिर उन मैक्सिमम पॉइंट्स में से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और जब वो टोटल पॉइंट्स जमा होंगे तो लास्ट पे जाकर फिर मेरिट बनेगा और सीट्स के अकॉर्डिंग जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, इसी तरह जो इंटरव्यू है उसके भी पॉइंट्स होते हैं और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने देखना है कि ये कितने कितने पॉइंट्स हैं। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना की और इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखें तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो लिखे हुए हैं जो कि तकरीबन 50 प्लस हैं, 51 प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट, और जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें मैं तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। बेहतर है आप खुद इसको देख लें और मैं आपको
एक दफ़ा इसको गो थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ, जिसमें आपको एग्रीकल्चर के रेलेवेंट मिलेंगे प्रोग्राम, आर्ट हिस्ट्री के रेलेवेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, आर्किटेक्चर है, उसके अलावा मेडिकल के रेलेवेंट भी प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा कल्चरल, इंजीनियरिंग, उसके अलावा बेसिक साइंसेज जिसमें केमिस्ट्री है, उसके रेलेवेंट भी है, कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये देखें डाटा साइंसेज है। उसके अलावा ये ड्रग डिस्कवरी यानी कि ये मेडिसिन के रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, ये भी कल्चर के रेलेवेंट प्रोग्राम है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, लॉ के रेलेवेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद ये हिस्ट्री के रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद ये भी केमिस्ट्री के रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी फील्ड के रेलेवेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे। और बेसिक साइंसेज में ये फिज़िक्स भी है, और उसके अलावा साइकोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स के रेलेवेंट भी प्रोग्राम्स हैं, सोशल साइंसेज के रेलेवेंट भी हैं, सोशियोलॉजी यानी कि ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरकल्चरल स्टडीज़, और वेटरनरी साइंसेज, इसके रेलेवेंट भी प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो एक तो चीज़ ये प्रोग्राम हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्कॉलरशिप्स की फंडिंग है उसकी कैटेगराइजेशन आपने कैसे देखनी है। ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इसमें आपने मोर इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने मोर इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है। तो ये जब आप मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से प्रोग्राम की प्रोफाइल आ जाएगी जिसमें उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, उस प्रोग्राम के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है कॉल फॉर एप्लीकेशन और दूसरा है पीएचडी प्रोग्राम टेबल। जो कॉल फॉर एप्लीकेशन है ये आपको ओवरऑल यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जबकि जो सेकंड वाला है पीएचडी प्रोग्राम टेबल, पीएचडी प्रोग्राम टेबल में आपको जो चीज़ मिलेगी वो है कि इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के रेलेवेंट जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ वो आपको मिलेगी। और इसमें ये देखें, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि स्कॉलरशिप्स की जो कैटेगरीज हैं यानी कि कौन सा अदारा इसको फंड कर रहा है, उस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। और ये हर प्रोग्राम की, ये मैं आपको दो तीन प्रोग्राम का दिखा दूंगा, और ये बेसिकली हर प्रोग्राम की उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है कि कितने स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी फंड कर रही है, कितने स्कॉलरशिप हैं कोई और अदारा या कोई और प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इस प्रोग्राम की फंडिंग हो रही है। तो इसमें आप देखें ये कुछ जो है ये यूनिवर्सिटी फंड कर रही है, ओके। उसके बाद ये भी यूनिवर्सिटी अब लूना है, लेकिन ये डिपार्टमेंट है कोई एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज का, वो कर रहा है। उसके बाद ये भी कोई अदारा है वो फंडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा ये जो सामने पोजीशन लिंक टू रिसर्च टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें कुछ के सामने नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टॉपिक पर अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी की फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप ये जो अदारा है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला जो रिसर्च टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो ये कुछ रिसर्च जो टॉपिक्स हैं या रिसर्च एरियाज हैं उनको लिखा हुआ है। तो अगर आप यानी कि यूनिवर्सिटी से हटकर ये जो अदारे हैं दूसरे इनके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, और अप्लाई का तरीकाकार सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें स्कॉलरशिप्स की कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट अदारे फंड कर रहे हैं। तो ये देखें टोटल जो है तकरीबन 28 स्कॉलरशिप्स हैं। तो इन तमाम के जो फंड करने वाले अदारे हैं वो तमाम लिखे हुए हैं हर स्कॉलरशिप के सामने, यानी कि एक एक स्कॉलरशिप के सामने। तो अगर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो ये पहले तकरीबन 10-11 जो है ना वो स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी फंड कर रही है, उसमें से पहले 10 जो है वो जनरल फंडिंग है, एक जो है वो यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज का, वो फंड कर रहा है। तो ये हो गया। और ये दूसरी चीज़ होगी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके बाद जो थर्ड है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में ये यहाँ पर लिखा है, और ये हर प्रोग्राम की जब आप डिटेल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास सीवी होनी चाहिए, सॉरी सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। और उस सीवी में क्या क्या होना चाहिए ये तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें कि आपने सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद आपकी डिग्री है यानी कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो रिसर्च प्रपोजल है इसके हवाले से भी आपने तमाम डिटेल पढ़ लेनी है। इसमें आप देखें कि 20,000
जो करेक्टर्स हैं इससे ज़्यादा आपका रिसर्च प्रपोजल नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है जो आपने अपनी प्रीवियस डिग्री में यानी कि मास्टर्स के दौरान लिखा था, इसी तरह रेफरेंस लेटर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की जानब जो कि है आपका एवेल्यूएशन क्राइटेरिया या सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि हर डॉक्यूमेंट का एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से पॉइंट्स को डिवाइड किया हुआ है, और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि दो चीज़ें हैं जिनमें ओवरऑल डिवाइड किया होता है, जिसमें एक तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, दूसरा आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन वैल्यूएशन है, यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्ट या फिर पब्लिकेशन, उसके अलावा रिसर्च एक्टिविटीज़, ये उसके पॉइंट्स हैं। 14, 3 और 5 ये पॉइंट्स हैं, और रिसर्च प्रपोजल के भी ये पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रोग्राम्स की यही यानी कि डिवीजन हो पॉइंट्स की। हर प्रोग्राम की सेपरेट एक डिवीजन होती है, वो आपको ऐसे ही पता चलेगा जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के मैक्सिमम 50 पॉइंट हैं, और जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम 30 पॉइंट्स। अगर आप 30 पॉइंट्स लेते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है, बल्कि आप जो है यानी कि उसमें से फिर जो टॉप के लोग होंगे, हो सकता है कि टॉप का जो जो मेरिट बने वो 40 पर ही रुक जाए, तो फिर वो 40 ही मेरिट होगा, 40 के नीचे वालों का एडमिशन नहीं होगा। यानी कि मिनिमम आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 हैं। अब उसके बाद मेरिट कितने पे रुकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें दिखानी थी, ये हमने एक प्रोग्राम की देख ली हैं। अभी मैं आपको जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, एक दो और प्रोग्राम उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये कॉल फॉर एप्लीकेशन ये भी मैं आपको ये सेकंड प्रोग्राम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम नीचे आते हैं, कोई रैंडमली प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो इसको ये मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना आपने, और मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है। और इसके बाद ये यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम टेबल है, टेबल को मैं डाउनलोड करता हूँ ये वाली फाइल, और ये मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी वैसे ही है, पीएचडी स्कॉलरशिप, और साथ में उन्होंने अदारे का नाम लिखा हुआ है। जनरल बजट में से ये फंड किया जाएगा, ये पहले जो 3 स्कॉलरशिप्स हैं, और उसी के सामने इन्होंने जो आपका रिसर्च एरिया है वो भी लिखा हुआ है। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इसी के रेलेवेंट होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी भी उन्होंने अदारों के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद आ जाता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आ गया, उसके बाद सीवी है, डिग्री है, यानी कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, थीसिस एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पर्सनल स्टेटमेंट है, पब्लिकेशन है, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। और बेहतर होगा कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में लाजमी अपलोड करें। और उसके बाद ये सिलेक्शन क्राइटेरिया या वैल्यूएशन क्राइटेरिया है, जिसमें आप देखें कि फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल डिग्री फाइनल मार्क्स, यानी कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी सीजीपीए वगैरह मास्टर्स में या इस तरह का, और जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 20 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। और उसके बाद पब्लिकेशन के 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ थीसिस टॉपिक एंड डिस्क्राइब इन द एब्स्ट्रैक्ट विद द रिसर्च टॉपिक ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, तो इसके 17 पॉइंट्स हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट के 5 पॉइंट हैं, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के भी 5 पॉइंट हैं। तो ये इस तरीके से, और जो इंटरव्यू है उसके टोटल जो है वो 50 पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से, और मिनिमम जो है वो आपके 30 आने चाहिए, यानी कि पासिंग जो है वो 30 है इंटरव्यू में से। तो इस तरीके से इन इधर भी पॉइंट्स की कैटेगराइजेशन की हुई है। अब अगर मैं कॉल फॉर एप्लीकेशन पे जाऊँ, यहाँ पर आपको ए टू जी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये मैंने फाइल डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मिल जाएगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर प्रोग्राम को ऐसे ओपन करके जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर जाकर आपको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम्स और उनका जो रिसर्च एरिया है उसको लिखा हुआ है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जिस तरह से मैंने आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बताए थे वैसे ही हैं। बाकी आपने आपने जो है वो अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हाउ टू टेक द एडमिशन एग्जाम रिमोटली। उसके बाद अडेप्टेशन रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप देख लें। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अब मैंने आपको जिससे पहले दिखाया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये स्कॉलरशिप पेमेंट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉलरशिप
के बेनिफिट है वो थोड़े वेरी करते हैं। अगर आप ये वाले जो प्रोग्राम है इनका देखें तो ये तकरीबन 16,982 यूरो बनते हैं पर ईयर, जबकि ये जो प्रोग्राम है इनके लिए 18,341 यूरो बनते हैं। इसी तरीके से ये जो है ये 19,700 यूरो बनते हैं। तो ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी, ओनरशिप ऑफ रिजल्ट्स, तो इस तरीके से ये और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन, ये थी तमाम डिटेल, और ये थे तमाम जो प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैंने आपको चारों चीज़ें आपको दिखा दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ये तमाम प्रोग्राम्स, दूसरे नंबर पर मैंने आपको दिखाया कि जो स्कॉलरशिप्स की कैटेगराइजेशन है, यानी कि जो स्कॉलरशिप ऑफर करने वाले जो अदारे हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपका रिसर्च टॉपिक था, तो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है वो इसी के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पर आपको दिखाया डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, जो कि वेरी कर रही है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। और उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट के कितने पॉइंट्स होते हैं, और वो वेरी करता है आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम। जी, तो ये थी वो चार चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं कि आपने इस तरीके से अपने प्रोग्राम के रेलेवेंट आपने इन चीज़ों को देखना है। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना में, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स दिखाए हैं इनमें, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, जो कि जिस पर आपने अप्लाई करना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है, जो कि है 10 यूरो। 10 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है। आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की, वो है 15 जून 2026। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जी, तो ये थी तमाम डिटेल यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना के हवाले से। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।